नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। मालेगांव बम ब्लास्ट में जो 7 आरोपी थे, 7 के सातों आरोपियों को एनआईए की अदालत ने बरी कर दिया है। बहुत सारे तर्क या बहुत सारे इस तरह के ग्राउंड्स बताए कि जो किसी भी दृष्टि से ये साबित करने में नाकामयाब रहे कि इन सभी आरोपियों की कहीं भी संलिप्तता थी। उल्टा इस तरह की बातें निकल कर के आ रही हैं कि ये पूरा का पूरा केस प्री कंसीव्ड कंक्लूजन के बाद बनाया गया था, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये निर्णय के बाद बहुत सारी और चीज़ें, बहुत सारे और खुलासे निकल कर के सामने आ रहे हैं। चूँकि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन एटीएस ने किया था, महाराष्ट्र एटीएस ने, तो महाराष्ट्र की एटीएस के एक अधिकारी महबूब मुजावर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है अब कि उन पर ये दबाव था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी को पकड़ करके ले आए। हालांकि वो बार बार ये कहें, गिरफ्तारी की बात नहीं है, वो उनको डिटेन या करके ले आने की बात कह रहे हैं। और बोले कि इसके लिए उनको पैसे, रिवॉल्वर और बाकी जो सुविधाएं, और ये आदेश उनको सीधे परमवीर सिंह की तरफ से आया, जो एटीएस का उस समय प्रमुख थे, सारा का सारा काम देख रहे थे। अब ये जो पूरा का पूरा मुहिम है, या पूरी की पूरी जो जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार हुए थे, 2 की कस्टोडियल डेथ हुई थी, जिसकी बात महबूब मुजावर कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि उनकी कस्टोडियल डेथ क्या, उनकी कस्टोडियल किलिंग की गई थी, इस तरह की बात है। उस कस्टोडियल किलिंग के कस्टोडियल डेथ या उसके कारण वर्तमान के जो गृह मंत्री हैं उनको कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, ये सबको मालूम है। खैर, अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, जो महबूब मुजावर कह रहे हैं या जो बातें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं। उसको समझने की ज़रूरत है कि ये पूरा का पूरा जो साजिश है, इसको लेकर के 2 बड़ी पुस्तकें लिखी हैं। एक तो लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित के इर्द गिर्द है, जहां पर उनकी बातचीत से और भी बहुत सारे लोगों की बातचीत से आधारित है। स्मिता मिश्रा की किताब है लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर, और एक RVS मनी की किताब है सैफरन टेरर पर। तो ये दोनों किताबों में बहुत सारे रेवलेशंस हैं। हालांकि चूँकि ये मामला अदालत में था, इसलिए इस पर उतना क्रेडेंस लोग या उतना नोट नहीं ले रहे थे, लेकिन इनमें बहुत डिटेल है। और आप जब ये किताब लेफ्टिनेंट पुरोहित वाली लिखी जा रही थी, तो मैं ऑथर के साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझसे साझा होती थी, तो उन्हीं की बातचीत में उन्होंने ये बताया कि किताब में जो लोगों के साथ हुआ है उसका 10% भी उसमें नहीं बताया जा सका है। बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती हैं। खैर, अब ये पूरा का पूरा मामला है कि कैसे इसमें मोहन भागवत जी को ले आने की कोशिश थी, और इसके पीछे का पूरा डिज़ाइन क्या था, किस तरह से ये करना चाह रहे थे। सीक्रेट फंड इस पर इन्वेस्ट दिया जाता था मुजावर को, लेकिन उन्होंने, उनका दावा है कि उन्होंने परमवीर को बोला कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं, और उनके असहयोग के कारण उनकी गिरफ्तारी भी हुई। उनको खुद इसका बहुत कुछ भुगतान करना पड़ा। अब इस पूरे मामले में सैफरन टेरर को लेकर के 2008 से ही मामला शुरू, मतलब एक अंदर तो बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला 2008 से शुरू हुआ, जब एक DGIG कॉन्फ्रेंस में चिदम्बरम ने पहली बार इस तरह की थियरी गढ़ी। हालांकि उसके पहले इस 1-2 खबर आ गई थी जहां पर सैफरन टेरर का इस्तेमाल किया गया था 1-2 रिपोर्ट में, और वो रिपोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड होम मिनिस्ट्री की तरफ से ही थी। तो ये जो
चिदम्बरम साहब ने एक सैफरन टेरर की बात डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में की पहली बार, तो वहाँ से ये पूरा का पूरा प्रकरण शुरू होता है। उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की एक जो एनुअल जो प्लेनरी होती है वहाँ पर इस मामले को सुशील शिंदे ने उठाया। फिर उसको सोनिया गांधी ने उस पर लीपापोती करने की कोशिश की कि टेरर का कोई कलर नहीं, मतलब सारे कलर इस मतलब उसको लीपापोती बेसिकली करने की कोशिश की। अब ये हो क्यों रहा था? हो इसलिए रहा था कि इस सब के पीछे चूँकि बहुत सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बैन किया हुआ था, और मुस्लिम वोटर्स जो है वो छटकने लगे थे कांग्रेस से। तो मुस्लिम वोटर्स को अपीज़ करने का, मुस्लिम वोटर्स को खुश करने का ये एकमात्र तरीका था, इसलिए कि मुसलमानों के दिमाग में आरएसएस के बारे में इतना जहर भरा गया है कि वो मुसलमान जो है आरएसएस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अब ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था कि पहले सैफरन टेरर करो, उसके बाद जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है संघ का, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक संबोधित करने से पहले परम पूज्य लगा करके बोलता है, उसको डिटेन करो और उसके बाद संघ को बैन करो। ये एक कारण हो सकता है। इसका पॉलिटिकल फ़ायदा तो होगा ही। अब ये जो बातें संघ को लेकर के या सैफरन टेरर को लेकर के करने वाले थे, इसमें जैसा मैंने बताया पी चिदम्बरम ने शुरुआत की, सुशील शिंदे बाद में जो गृह मंत्री बने तो उन्होंने बात की, राहुल गांधी ने विकीलीक्स पर जो है उनका इंटरव्यू एक अमेरिकी पॉलिटिशियन के साथ जो मतलब अमेरिकी ऑफिशियल के साथ डिस्क्लोज़ हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि जो उसमें जो बात निकल कर के आई कि हिंदू टेरर जो है वो लश्कर तोयबा और जो भी इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक है, इस तरह की बात निकल कर के सामने आई। तो मोटा मोटी कांग्रेस का पूरे नेतृत्व की हिंदू टेरर की थियरी को आगे बढ़ाने पर सहमति थी और उसको बढ़ाया जा रहा था कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, जिसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली, सब तरह से। अब इन सब के बाद जो पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश थी उसके पीछे एकमात्र जो वो था कि किसी तरह से मुसलमानों को खुश करके एक मुश्त मुसलमान वोट जो छिटक गया था, रीजनल पार्टीज़ के पास चला गया था, जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास, या उसके अलावा बिहार में आरजेडी के पास, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास, कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के पास चला गया था। डीएमके ने तो बहुत पहले से ही कांग्रेस को भगा दिया था वहाँ से, या जो तेलंगाना जब बना तो तेलंगाना राष्ट्र समिति जो बाद में भारत राष्ट्र समिति बन गई, उनके पास चला गया था। तो ये वोट का बंटवारा किया, वोट को एक मुश्त फिर कांग्रेस ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की, और ये उसी मुहिम का हिस्सा था। अब ये कांग्रेस हमेशा इस तरह की मुहिम करती रही है। कांग्रेस ने इसके पहले 3 बार बैन किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। पहला जब गांधी हत्या हुई थी 48 में, उसके बाद इमरजेंसी के समय, और तीसरा जब जो बाबरी ढांचा था उसके गिराए जाने के बाद। और इन तीनों केसेस में कांग्रेस ने ही बैन उठाया। किसी सरकार के बदलने के बाद
बैन नहीं उठा, इसलिए कि इनको मालूम था कि अदालत में इसको वो सही नहीं ठहरा पाएंगे बैन को। तो कांग्रेस ने ही उठाया और प्रोफेसर मक्खनलाल की किताब है आरएसएस के बैन को लेकर के, वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, उसमें सरदार पटेल की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गांधी हत्या में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब गांधी का असैसिनेशन हुआ उसमें नाथूराम गोडसे को और नाथूराम गोडसे ने हत्या की और वो भागे भी नहीं या कोई चीज़ छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वहीं गिरफ्तारी दी और उन पर मुकदमा चला, उन पर फांसी हुई, उनकी अपनी टेस्टिमनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको प्रतिबंधित किया गया, बाद में रोका गया। लेकिन इसके साथ ही साथ पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को उस समय भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी और इसीलिए विनायक दामोदर सावरकर, जिसका कोई इस मामले में लेना देना नहीं था, उनको गिरफ्तार किया गया। लंबे समय तक उनको इस केंद्र में रखा गया कि एक जो आइडियोलॉजी है, राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, वो इस तरह के काम करती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, सेलेक्ट किए हुए प्रधानमंत्री थे और सेलेक्ट किए हुए प्रधानमंत्री थे। अब वो शायद चुनाव अगला उनके लिए मुश्किल होता, तो गांधी हत्या के बाद जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी को उन्होंने, इस तरह की बातें भी निकल करके आती हैं कि उन्होंने मौके की तरह से इस्तेमाल किया अपने आप को स्थापित करने के लिए। इस मौके को वो करते हुए पूरी की पूरी राइट विंग आइडियोलॉजी को, या जो इसको राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी कहा जाता है, उस पूरी आइडियोलॉजी को कॉर्नर करने की कोशिश की गई और उसका नतीजा ये हुआ कि 47-48 के बाद से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनसंघ या 80 में बीजेपी बनी, उसको सरकार बनाने के लिए 96-97 तक इंतज़ार करना पड़ा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए उसको 2014 तक का इंतज़ार करना पड़ा। इसलिए कि इसने पूरी की पूरी उस आइडियोलॉजी को, तो ये 48 से ही शुरू हो गया था कि इस विचारधारा पर प्रहार कांग्रेस का उसी समय से शुरू हो गया था। एक व्यक्ति के कृत्य से एक विचारधारा के कृत्य को जोड़ने की कोशिश से नेहरू को भी मुक्ति नहीं मिल सकती है, इसलिए कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनके निर्णय, जजमेंट या उनकी उसमें गलती थी और वो इस पूरे मामले में किसी भी तरह से सावरकर के दोष को साबित नहीं करा पाए, लेकिन सावरकर के कारण पूरी विचारधारा को कलंकित करने की कोशिश की गई। अब अभी क्या हो रहा है? अभी उसी तरह की चीज़ें फिर गढ़ी जा रही हैं और ये तो पूरा का पूरा मामला फैब्रिकेटेड है। कहीं से भी इस बात का सबूत या कुछ भी साबित नहीं हो रहा है, बल्कि इन जो तीन जो घटनाएं जिन पर सैफरन टेरर की बात जिन पर आती है, मालेगांव का मामला है, मक्का मस्जिद और जो एक ट्रेन ब्लास्ट था, पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन ब्लास्ट था, उसका मामला था। कहीं पर भी कोई भी चीज़ साबित करने में नाकामयाब हुआ है, लेकिन आइडियोलॉजी को निश्चित तौर पर फिर नुकसान पहुंचाया गया है और वो नुकसान पहुंचा करके ही शायद कांग्रेस अब चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस चुनाव इसलिए कि कांग्रेस के पास सिवाय ये कहने कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई उनके पूर्वजों ने लड़ी थी, उनके पास कोई विजन नहीं है, सरकार के पास कोई, उनकी सरकारों के पास कुछ योजना नहीं थी और वो बुरी तरह से नाकामयाब हुई। लेकिन ये जो अभी का घटनाक्रम है,
उसके लिए कांग्रेस को लंबे समय तक जवाबदेही देना पड़ेगा, रहेगी कांग्रेस की जवाबदेही, और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं की इसमें जवाबदेही रहेगी, और बहुत सारे नेताओं पर शायद कानूनी शिकंजा भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।